भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। अंग्रेज कैसे भारत को गुलाम बनाने के तरीके अपना रहे हैं। अंग्रेज फ्रांसीसी व अन्य यूरोपियों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसके लिए उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए, आइए इन्हें भी जाने। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर प्रांतीय और क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित कर ली थी। इनमें बंगाल, बिहार व उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा प्रमुख थे। मुगल बादशाह का नियंत्रण नाम मात्र का रह गया था। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेशों को व्यापार से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर युद्ध होते रहे। दोनों देशों के व्यापारी इतने अमीर हो गए थे कि वे अपने देश के शासन में भी इनका बोलबाला था। यहाँ तक कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा अपने अपने देश की कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे और उन्हें मदद देते थे। उपनिवेश राज्य क्या है और यहाँ दूसरे देश की उन्नति में किस प्रकार सहायता होते हैं। भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखानों लग गए थे, अतः वह भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ का बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत को उचित दाम में बेचना चाहता था, जिससे वे भारत में बुना कपड़ा यूरोप के में बेचकर मालामाल होते रहे। वे भारत में कई जरूरी फसलें उगवाकर उन्हें दूर दूर बेचते थे, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा आदि। उन्होंने व्यापार किए सब चीजें लाने व ले जाने के लिए भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइनें और सड़कें बिछाना भी शुरू किया। इसके लिए वे लोहा, कोयला आदि कारखानों की खदानें खोदना चाहते थे। वह जंगल से लकड़ी का व्यापार करना चाहते थे। यह सब करने के लिए उन्होंने भारत में जगह जगह अपने अधिकार रखने और भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने की जरूरत महसूस हुई। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति। भारतीय बुनकर विदेशी कारखानों का मुकाबला नहीं कर पाए। कारखाने में कपड़ा जल्दी बनाता था तथा उनकी लागत में कमी आती थी, जबकि भारतीय बुनकरों को हाथ से कपड़ा बनाने में काफी समय लगता था तथा उसके कपड़े की बिक्री काफी कम दाम में होती थी। इससे भारतीय बुनकरों की दशा खराब होती गई। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफी, चाय के बागान भारत में लगाती थी और इन फसलों को सस्ते दामों में खरीदकर अपने जहाजों से इंग्लैंड के कारखानों में भेजती थी। अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कपास से कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़ा रंगने के लिए तैयार नील आदि जहाजों के माध्यम से भारत व यूरोप में अधिक दाम में बेचते थे। उन्होंने व्यापार किया, सब चीजें लाने व ले जाने के लिए रेलवे लाइन, सड़कें, शौचालय आदि की व्यवस्था की। इससे व्यापार में तेजी और आई। उनका दिन प्रतिदिन मुनाफा बढ़ता गया। यह सब करने के लिए उन्होंने भारत में अपने अधिकार रखे और भारत पर अपना वर्चस्व कायम किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ती रही। एक कंपनी इस कोशिश में रहती कि दूसरे को भारत से खदेड़ कर निकाल दे, इसलिए दोनों ही कंपनियां अपने अपने देश इंग्लैंड व फ्रांस से सैनिक बुलाने लगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। दूसरी ओर डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनियों का नेतृत्व किया। भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना
भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने में और एक दूसरे पर हमला करने में लगे रहते थे। इनमें उत्तराधिकार संबंधी युद्ध भी होते थे और वे इन विदेशी कंपनियों की सहायता लेने में नहीं हिचकते थे। दोनों कंपनियां इन झगड़ों में अपनी टांगे अड़ाने लगी। अगर कंपनी किसी राजा या नवाब का साथ देने को तैयार हो जाती और अपनी सेना उसके लिए लड़ने भेज देती तो उस राजा या नवाब की ताकत बहुत बढ़ जाती थी। यूरोपीय सेनाओं का बड़ा दबदबा था। यूरोपीय सेना को पास 72 नौसेना तोपें और बंदूकें थी। यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास, परेड और ड्रिल के साथ अनुशासित भी थे। इन विशेषताओं के कारण यूरोपीय सेना का पलड़ा भारतीय सेनाओं से भारी रहने लगा। राजाओं की सैनिक ताकत बढ़ने के बदले में कंपनियां उनसे व्यापार की कई रियायतें ऐंठने लगी। राजा कंपनी की सैनिक सहायता के बदले में उसे बहुत धन भेंट करते थे। यह धन कंपनी के व्यापार के काम आता था। कई बार कंपनी राजा से उसके राज्य का एक बड़ा इलाका भेंट में ले लेती थी। उस इलाके के गांव शहरों से कंपनी लगान वसूल करती थी और लगान से मिले धन से व्यापार करती थी। इस तरह मिले धन से कंपनी अपनी सेना का खर्च भी चलाने लगी। भारत में जमीन लेकर इन कंपनियों ने अपनी कोठियां की, किलेबंदी भी की और भारत में एक दूसरे से कई युद्ध लड़े। इनके द्वारा दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1746 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच 3 युद्ध लड़े गए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। अंत में 1760 ईस्वी में वारिडवास के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से परास्त हो गए और सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित रहे। कंपनी की भेंट देने और उसकी सेना का खर्च उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत बोझ पड़ने लगा। राजा व नवाब व्यापार के खिलाफ नहीं थे, परंतु वे अपने राज्य में किसी और की सैनिक ताकत नहीं बढ़ाने दे सकते थे। उन्होंने कंपनी की सैनिक ताकत पर रोक लगाने की कोशिश की। अस्त्र शस्त्र, सैनिक बल व किलेबंदी के सहारे होने वाले व्यापार कोई साधारण व्यापार नहीं रहा। भारत के राजाओं और नवाबों को यह बात बड़ी खतरनाक लगी कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेनाएं रखे, युद्ध लड़े, किले बनाए और अपनी सैनिक शक्ति की धाक जमाए। वे कंपनी की शरीफ बातों से भी परेशान रहते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राजाओं के राज्य से फायदा उठाना। कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। वे अपने माल को कंपनी का माल बता देते थे और कर नहीं चुकाते थे। इस तरह कंपनी को धनवान हो रही थी। उसके कर्मचारियों व अफसर भी निजी रूप से मालामाल होकर भारत से लौटते थे। कई भारतीय व्यापारी व सेठ थे जो कंपनी के व्यापार में मदद करते थे। वे सब भी अपने माल को कंपनी का माल बताकर देने से बच जाते थे। कंपनी के आड़ में राज्यों में लूटपाट, धोखाधड़ी हो रही थी। कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती से बहुत कम कीमत में माल खरीदने की कोशिश करती रही।